डोनाटेलो का काम भी वहाँ पर डिस्प्ले था। तो डोनाटेलो का काम वहाँ डिस्प्ले नहीं था, एक क्लासिकल स्कल्पचर किसी आर्टिस्ट का, उस ज़माने का जो आर्टिस्ट था वो रखा हुआ था। तो उसने उस एग्ज़िबिशन को देखकर कहा था, डोनाटेलो अमंग द वाइल्ड बीस्ट्स, ठीक है? अब यहाँ से वाइल्ड बीस्ट नाम पड़ा इस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट का। वाइल्ड बीस्ट जो है उसको फ्रेंच में बोलते हैं केज ऑक्सफॉर्ब्स। केज मींस केज जो पिंजरा होता है, वाइल्ड बीस्ट केज, केज ऑफ फॉब्स, ठीक है? तो यहाँ से फॉब मींस वाइल्ड, तो यहाँ से इस ग्रुप स्पेसिफिक को नाम दिया गया वाइल्ड ग्रुप का, जो कि कहलाते हैं फॉब्स। अब फॉब्स स्टार्ट होते हैं 1905 में एज अ ग्रुप, जिसका लीडर है हेनरी मतीस। उसके बाद इसके अंदर दारेन, व्लेमिंग, रोल्ड, डूफे और कुछ और आर्टिस्ट हैं, लेकिन आप जो हैं यही पांचों आर्टिस्ट के ऊपर फोकस करें। और इसमें हम देखते हैं कि इन्होंने किया क्या है। अब यहाँ पर ये फोटोग्राफिक रियलिज्म से निकलेंगे और ये अपनी पिक्चर्स को दे ट्राइंग टू मेक इट मोर डिस्टर्बिंग। अब पिक्चर्स डिस्टर्बिंग क्यों थी? उसकी वजह ये नहीं थी कि इनको ड्रॉ नहीं करना आ रहा था या इन्हें इनकी प्रॉपर ड्राइंग नहीं थी, ये वजह नहीं थी। इनकी वजह ये थी कि ये एक रिएक्शन था आर्टिस्ट का टुवर्ड्स द करंट सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी, जो एक कियोटिक सिचुएशन बनी हुई थी उस वक्त फ्रांस में, जिसके ऊपर वॉर का खतरा था बहुत ज्यादा और लोगों के अंदर बहुत ज्यादा अनरेस्ट था। उस अनरेस्ट को दिखाने के लिए उन्होंने चीजों को डिस्टॉर्ट करना शुरू कर दिया था। और ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप 276 पेज पर देखो, फर्स्ट पैराग्राफ की fifth, sixth line है. If Cezanne had been severe in his constructional schemes, Matisse became even more abstract. If Gauguin had applied large areas of intense color, Matisse raised the key even higher. Van Gogh's use of broken expressive forms and color was transformed by members of the Fauve group into a decorative but emotionally stimulating series of jagged, interrupted shapes. The directness and spontaneity of Van Gogh. अच्छा, इसके अंदर वैन गॉफ के कलर्स, इमोशनल कंटेंट, सिज़ेन का कंट्रोलिंग ऑफ नेचर, गुगैन के लार्जर एरियाज ऑफ इंटेंस कलर और इसके साथ साथ पर्शियन सिरेमिक्स, बाइजेंटाइन मोज़ेक एंड प्रिमिटिव अफ्रीकन कल्चर, स्कल्पचर स्पेशली, उसका हमें आगे चल के जब आप देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसेस नजर आएंगे। अच्छा जी, अब जो हेनरी मतीस है, अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात कि 1903 में यहाँ पेरिस में एक एग्जीबिशन होती है। इस एग्जीबिशन में अब आप अगर गौर करो 1903 और ये सारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पहले और बाद का पीरियड, ये वो टाइम पीरियड है जिस वक्त साउथ एशिया में आपके वो हैं ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश राज लगा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर यही वो टाइम पीरियड है जब दुनिया में ज्यादातर काफी जगहों पर आपके साउथ एशियन कंट्रीज में, अफ्रीका में, ये सारे इलाके जो थे ग्रेट ब्रिटेन की कॉलोनीज बन गए थे। जब यह इनकी कॉलोनीज बने और ये लोग यहाँ पर आकर रहना शुरू हुए तो इन्होंने यहाँ की इंडिजिनस आर्ट को देखा, जो कि बहुत रिच था, साउथ एशियन भी, अफ्रीकन भी। तो यहाँ से फिर इन्होंने इनकी हैंडीक्राफ्ट्स उठाते थे, जिनको इन्होंने हैंडीक्राफ्ट्स का नाम दिया। यहाँ जो लोकल आर्ट प्रोड्यूस होता था उसको इन्होंने क्राफ्ट का नाम दिया और उस क्राफ्ट को ये उठाकर लेके जाते थे फिर और यूरोप में बेचते थे, जो बहुत महंगा बिकता था। हमारे यहाँ पे बड़े सीधे से लफ्जों में जो चीजें बनती हैं उसकी आपको पता है, कोई जो हैंडीक्राफ्ट्स इतने वैल्यूएबल नहीं समझे जाते, लेकिन सिंस दे अप्रिशिएटेड इट के जी ये तो बहुत अच्छा काम है, जो खुद लोग अपने काम को इतना अप्रिशिएट नहीं करते। तो यहाँ से चीजें उठा के अफ्रीकन कॉलोनीज, जब अफ्रीका के मुल्क इनकी बने, वहाँ के कल्चर्स, वहाँ के डेकोरेटिव एलिमेंट्स, वहाँ के स्पेशली स्कल्पचर्स, ये सब चीजें इन्होंने उठाई और जाकर एक एग्जीबिशन की, जो कि ओरिएंटल और या मोहम्मदन एग्जीबिशन भी कहलाती है। और उसके अंदर उन्होंने पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट्स भी जो थे पर्शिया से भी उठा के चीजें लेकर गए। वहां पर जब इन्होंने डिस्प्ले किया तो फॉर द फर्स्ट टाइम
यूरोप के आम लोगों को भी देखने को मिला वो कल्चर जो कि यूरोप से बाहर था। और ये चीज़ें जो आर्टिस्ट थे, ये जितने भी यंग सेंसिटिव आर्टिस्ट थे, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए इन चीज़ों से। उनका यूज़ ऑफ कलर, उनकी एब्स्ट्रैक्शन, उनकी सिंप्लिफिकेशन ऑफ फॉर्म, ये सारी चीज़ें फिर आपको जिस तरह से जापानीज़ वुडकट से जब आर्टिस्ट एक्सपोज़ हो रहा है बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, तो वो हमें डिफरेंट तरीकों से उनके काम के अंदर नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से जब ये एक्सपोज़ हो रहे हैं ओरिएंटल आर्ट की तरफ, तो अब ये ओरिएंटल चीज़ें भी, क्वालिटीज़ भी इनके काम के अंदर नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये एग्जीबिशन ने बहुत पार्ट प्ले किया जिसके अंदर इनको पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट्स की जो डेलिकेसी थी और अफ्रीकन स्कल्पचर की जो ब्रूटनेस, पावर और सिंप्लीफिकेशन ऑफ फॉर्म, ये सारी चीजें जो हैं इनको इंस्पायर करती हैं। अब इनका जो लीडर है वो हेनरी मतीस है। हेनरी मतीस जो है, ही वाज बोर्न इन 1869 और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था एंड ही वाज बोर्न इन नॉर्थ ऑफ फ्रांस। यहाँ से जब वो 18 ईयर का हुआ तो पेरिस आता है और यहाँ पर आकर वो लॉ की अपनी स्टडी कंप्लीट करता है। कुछ अरसे तक उसने लॉ को प्रैक्टिस किया बट सून ही रियलाइज्ड के ये प्रोफेशन उसके लिए नहीं है। फिर वो वापस पेरिस आता है और यहाँ पर आकर एज पेंटिंग को वो अपना प्रोफेशन ऑप्ट करेगा। यहाँ पर वो एक दो टीचर्स हैं जिनके पास उनकी एकेडमीज में पढ़ा। इसने एक बोरियन था जो कि एक जहाँ से इसने क्लासिकल जो स्कल्पचर्स थे उनकी ड्राइंग्स को सीखा, एंशियंट स्कल्पचर्स की। और एक और आर्टिस्ट के पास ये काम करता रहा, गैब्रियल मोरियो। वहाँ से इसने सीखा के कलर और उसकी टोन को कैसे अप्लाई करते हैं। ड्राइंग एक टीचर से सीख रहा है, कलर की एप्लीकेशन दूसरे से सीख रहा है। और ये जो आर्टिस्ट था ही वाज, उसकी एक रूटीन थी कि वो वीक में एक दफा जाके म्यूजियम में तो स्कल्पचर्स को पेंट करता था, स्कल्पचर्स देखता था और उनको बनाता था, स्कल्पचर्स या पेंटिंग्स की कॉपी ओल्ड मास्टर्स की। तो यही चीज मतीस के अंदर भी आई और इवेंचुअली ही बिकेम सो गुड इन हिज रिप्रोडक्शंस के वो ओल्ड मास्टर्स की कॉपी के वो बहुत अच्छी कीमत पर गवर्नमेंट खुद ही से उसे खरीद भी लेती थी। यानी ही इवेंचुअली बिकेम अ वेरी गुड ड्राफ्ट्समैन।